नमस्कार। दैनिक जागरण वार्तालाप के इस संस्करण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्तालाप में हम पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, कई बार हिंदी के लेखकों के साथ तो कई बार हिंदीतर भाषाओं के लेखकों के साथ हम दैनिक जागरण वार्तालाप के मंच पर आपका परिचय उन लेखकों से करवाते हैं जिनकी किताब चर्चित होती है, चर्चा में रहती है और अपनी लेखनी से जिन्होंने कोई एक नई प्रविधि विकसित करते हैं या एक नए विषय को लेकर आते हैं। 2014 के बाद से जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए हैं, उनकी अगुवाई में सरकार बनी है, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर रुचि लोगों की जानने में बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत फैलाव भी हुआ है और लोगों को इस संगठन के बारे में तरह तरह की जो किंवदंतियां या भ्रांतियां हैं उसकी असलियत जानने के बारे में काफी रुचि हुई है। लिहाजा बहुत सारी किताबें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्रियाकलापों पर, इस संगठन के कामों पर और इस संगठन के इतिहास पर लिखी गई है। पिछले दिनों बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे और भारतीय राजनीति को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहे विजय त्रिवेदी जी की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है संघम शरणम गच्छामि, आरएसएस के सफर का ईमानदार दस्तावेज। अब विजय त्रिवेदी जी को ईमानदार दस्तावेज लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे हम उनसे चर्चा करेंगे। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपका दैनिक जागरण वार्तालाप के इस विशेष संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया आनंद जी बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण का भी और आपका भी, और ऐसा इंटरव्यू जिसमें एक बहुत ताकतवर, प्रभावशाली, बेहतर लेखक के साथ बातचीत करनी हो ये तो आपका बहुत बड़प्पन मुश्किल काम है। ये आपका बड़प्पन है। विजय जी, अभी मैं दर्शकों को आपकी किताब दिखा रहा था, ये संघम शरणम गच्छामि, ये एका से प्रकाशित है और 599 रुपए की पुस्तक है और इसमें लगभग 450 पेज हैं और साइज भी थोड़ा बड़ा है। तो इसमें मैं देख रहा था विजय जी, तो सबसे पहले ध्यान जो पाठकों का जाता है, ये संघम शरणम गच्छामि, ये आप बुद्धम शरणम गच्छामि की तर्ज पर संघ को क्या बुद्धत्व की ओर ले जाना चाहते हैं? नहीं, ये सवाल आपका वाजिब सवाल है कि संघ को बुद्धत्व की तरफ ले जाते हैं या संघम शरणम गच्छामि का मायने क्या है। दरअसल संघम शरणम गच्छामि का मायने है कि जो मौजूदा राजनीति है देश की, राज्य की, हिंदुस्तान की, उसमें संघ की शरण में जाना ही एक रास्ता है। अच्छा, जाना है। आपने बहुत एक शब्द का उपयोग किया, ही। मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे। अगर भी होता तो कई रास्ते होते, लेकिन आपने इस ओर इशारा किया। आप जैसा मतलब अनुभवी आदमी, एक ही रास्ता है। जी नहीं, मतलब संघ जो ताकतवर राजनीति जो होती है, अभी मौजूदा जो राजनीति है, राजनीति का मतलब केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ता की जो राजनीति है, उसके लिए संघ जो है उसकी शरण में जाना एक रास्ता है, इसको ऐसा समझ लीजिए। और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने 30 साल के करीबन संघ को देखा है, कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है, वो जमाना भी देखा जब हम तो संघ कवर करते थे लेकिन कोई पत्रकार शायद ही वहां पर जाता हो। और आज मैं देखता हूं कि एडिटर्स जो हैं अखबारों के, टीवी चैनल्स के और बड़े बड़े, वो 6-6 महीने की वेटिंग पर होते हैं संघ के बड़े पदाधिकारियों से मिलने के लिए। इंटरव्यू और बातचीत तो अलग बात है, केवल मिलने के लिए। तो ये जो सफर है, राजनेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, आज हर कोई आदमी जो है संघ के बड़े नेता के साथ अपनी फोटो खिंचाना चाहता है और उस एल्बम को, फोटो को अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहता है। तो वो एक बात है। फिर एक चीज और इसमें जोड़ देता हूँ मैं, छोटी सी, कि हमने भूमिका में लिखा कि संघ को, आरएसएस को 3 बार पाबंदियों का, बैन का सामना करना पड़ा, 1948 में, 77 में और फिर 92 में। और वो जो तीनों पाबंदियां हैं वो रायसीना हिल, साउथ ब्लॉक से लगी थी। एक जमाना वो था। एक जमाना ये है कि रायसीना हिल से लेकर हिंदुस्तान की किसी राजधानी तक पहुंच जाइए, वहां आपको संघ की जो आवाज है, संघ का जो प्रतिनिधित्व है, वो दिखाई, सुनाई, महसूस करेगा। विजय जी, आपने जो अभी पत्रकारों की भीड़ की बात की संघ के, तो ये मुझे याद पड़ता है कि जब राहुल गांधी 2009 में जीते थे तो एक बहुत बड़े नेटवर्क के प्रधान संपादक ने जतिन गांधी की किताब पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी एक व्यक्तित्व नहीं, एक बीट है।
तो ये तो हर दौर में होता रहा है कि जहां सत्ता होती है उधर मतलब खबरें भी वहीं से निकलती है, जाहिर तौर पर पत्रकार भी वहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जो आपने फोटो खिंचवाने वाली कही, और वो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात और जानना चाहता हूं। मैं कवर से ही शुरुआत कर रहा हूं आपकी पुस्तक की। आपने इस पे ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, एक ईमानदार दस्तावेज? जी, इसलिए क्योंकि संघ पर बहुत किताबें हैं। आप यदि बाजार में जाएंगे, बुक स्टोर पर जाएंगे, ऑनलाइन पर जाएंगे, तो संघ पर बहुत पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन ज्यादातर जो मैंने अनुभव किया उसमें है, ज्यादातर पुस्तकें या तो एक विचारधारा की है, जो संघ के आलोचक हैं, लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, और वो कटु आलोचक हैं। उन लोगों ने संघ पर बहुत किताबें लिखी, ज्यादातर किताबें उनकी लिखी हुई हैं, वामपंथी विचारधारा। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो संघ के समर्थक हैं या संघ से बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं, आधिकारिक पुस्तकें, वो पुस्तकें हैं। मैं संघ के कटु आलोचकों में से हूं, न संघ के समर्थकों में से हूं। मैंने अपनी समझ से एक ईमानदार कोशिश की है कि जो संघ के बारे में रिसर्च बुक है, ये जो संघ को समझना चाहता है, संघ की भक्ति पर आपकी जरूरत नहीं है, संघ के आलोचना पर भी जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि यदि आप आलोचक हैं तब भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, समर्थक हैं तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जानकारी के तौर पर। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीट बुक ऑन आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस मैं समझता हूँ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर एक किताब से काम नहीं चल सकता। लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली उसमें अपने भाव से अलग जो जानकारी है, ये इंफॉर्मेटिव बुक, इसमें कमेंट्री कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि ईमानदार दस्तावेज है। विजय जी, 30 साल से आप, अभी आपने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को कवर कर रहे हैं और उसको बहुत नजदीक से देखा, और इसमें कई घटनाएं आपकी इस पुस्तक में ऐसी हैं भी जिससे इस बात का अंदाजा होता है। चाहे सुंदर सिंह भंडारी को राज्यपाल बनाने की जिस घटना से आपने पुस्तक की शुरुआत की है, वहां से लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो जितने संघ के वरिष्ठ सह कार्यवाह आदि से आपने बातचीत भी की है, उसमें अखिल भारतीय पदाधिकारियों से, आपको इस वक्त क्यों जरूरत पड़ी संघ पर लिखने की? इसीलिए क्योंकि अभी जैसा आपने खुद ने कहा कि जब कोई सत्ता में होती है पार्टी या विचारधारा, तो उससे जुड़े हुए संगठनों पर चर्चा होती है, उसको लेकर ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन संघ पर मुझे जरूरत इसलिए लगी, एक तो जो हमारे पब्लिशर हैं एका वाले और उनकी जो एडिटर हैं मीनाक्षी ठाकुर, उनका बेसिक आइडिया ये था कि संघ पर कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको हम एक इंफॉर्मेटिव बुक के तौर पर रखा है। और अभी बहुत जरूरत है, संघ के 100 साल पूरे होने को है, 95 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब ज्यादा लोगों को उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। फिर बहुत सारे लोग संघ को लेकर अलग अलग तरह की अजीब अजीब तरह की अवधारणाएं रखते हैं। कोई संघ को सांप्रदायिक संगठन समझता है, कोई संघ को रिमोट कंट्रोल समझता है, कोई संघ को किसी एक ऐसे रहस्यमयी संगठन के तौर पर देखता है ना। तो इन सब चीजों को हमें भी वो देखने की कोशिश है। इसलिए हमने क्या किया, इस किताब में ये कोशिश की है कि जितने सवाल आपके दिमाग में संघ को लेकर आते हो, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो महिलाओं से जुड़े हों, वो मुसलमानों से जुड़े हों, वो शाखा से जुड़े हुए हों, वो समाज सेवा से जुड़े हों, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए हों, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश इस किताब में की है। और इसलिए जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, अखिल भारतीय पदाधिकारी है, उनके साथ तो बात की। इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आनंद जी की, जो संघ में 25 साल 30 साल 40 साल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने संघ छोड़ भी दिया है, तो किन कारणों से उन्होंने संघ छोड़ा या वो संघ को किस तरह से आज देखते हैं, वो भी इसमें समावेश करने की या उसको शामिल करने की कोशिश मैंने की। विजय जी, मैं इसकी विषय सूची देख रहा था आपकी किताब की, क्योंकि मैं किताब पर उसकी किताब के विषय पर, उसकी घटनाओं पर, इस पर तो मैं पाठकों से, दैनिक जागरण के पाठकों से अनुरोध करता हूं कि संगम शरणम गच्छामि को खरीदें, खरीद के पढ़ें, बहुत रोचक है। मैं आप सिर्फ उनकी दिलचस्पी जगाने वाले कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि पुस्तक पूछ लेने से फिर वो, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो विषय सूची लिखा है बड़ा बड़ा दिलचस्प है। जो अध्याय के नाम है, जैसे संघे शक्ति, पुण्य भूमे त्वदर्थे, सृष्टा दृष्टा प्रणेता वेदार्च दरिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो संघ के लोग आपस में लंबी स्याह रात, राम काज करवई को आतुर, जलने लगा भरोसे का दिया नाभि नाल। ये एक सोचा, मतलब एक वेल थॉट ऑफ थ्रेड है, या
ऐसे बनता चला गया। इसके पीछे आपकी सोच क्या है विजय जी? नहीं, पहले किताब लिखने का काम शुरू हुआ, फिर उसको जी चैप्टर्स में बदलने का काम हुआ। जैसे आप जानते हैं, आपने तो इतनी किताबें जी लिखी हैं चैप्टर, और आप से तो आप तो इतने पॉपुलर लोगों में से हैं कि आप किताब की नब्ज को समझते हैं और सर, अभी पाठक की आप नब्ज पर को बात हो समझते रही है, अभी आप पर बात हो रही है हैं। सिर्फ आप पर, और हम तो संगम शरणम गच्छामि पर संगम, करते तो हैं। पहले किताब पर काम किया, फिर चैप्टर्स पर काम किया, फिर चैप्टर्स से जो बनकर आया उसके बाद उन टाइटल्स पर काम किया गया। ठीक है। जी और हमारे जो जिन्होंने किताब को एडिट किया, मंजीत, उनकी बड़ी भूमिका है कि उन्होंने भी इस तरह के जो टाइटल्स है उनको निकाला और कोशिश की कि संघ का और टाइटल का भी एक कनेक्ट रहे। बिल्कुल। उनका मायने तो हो ही, लेकिन एक कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए ज्यादातर शब्द ऐसे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं। जलने लगा भरोसे का दिया एक ऐसा टाइटल था क्योंकि मुसलमानों को लेकर एक पूरा चैप्टर है, और संघ और बिल्कुल, मुसलमानों को लेकर एक बहुत सारी अवधारणाएं, भ्रांतियां मैं या उसमें कुछ जी, भ्रांतियां जो भी हैं, मैं या उन जो सब भी के कहिए जवाब। उसको शब्द से जवाब। हाँ, तो वो है। ऐसे ही जो नाभिनाल है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर है, तो वो बिल्कुल। एक शब्द जो है उनको कनेक्ट करता है और आपके चैप्टर को कहीं पर ले जाता है। जो हमारे सर संघ चालक हैं या संघ प्रमुख हैं, उनके जो चैप्टर्स के नाम हैं वो उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जी संघ शक्ति में जो संघ का पूरा संगठन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। विजय जी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है। आपका आपका जहां मतलब आपके बारे में जहां लिखा गया है, उसके जी उसके अंत में एक कविता नुमा पंक्ति आपने लिखी है। अब पता नहीं, मुझे जी लगता है आपकी ही लिखी है, क्योंकि वो हवाला आपका भी दिया गया है। अपनी ही मौज में रहने वाले बेपरवाह विजय त्रिवेदी मानते हैं, जो बात कहते हैं डरते हैं सब, तू वह बात लिख। कौन जी। सी ऐसी बात आपकी इस किताब में है, संगम शरणम गच्छामि में, जो कहते हुए लोग डरते हैं और आपने उसको लिखा है? क्योंकि इशारा संकेत तो यही कर रहे हैं आप। नहीं, संकेत तो ये मेरी पत्रकारिता और मेरे जो जीवन का जो सफर है ना उस पर है। जी पहली बात तो कि मैं जी हमेशा वो लिखता रहा जो मुझे समझ आया। मैं इसको अपने समझदारी का दावा नहीं करता, जी लेकिन और ये तय नहीं करता कि कौन और क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, किससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो बात इस किताब में भी इसलिए है क्योंकि यदि ये सिर्फ आलोचकों की दृष्टि से होती तो संघ की जो अच्छाइयां हैं उनको लिखने से बचते हैं लोग, वो भी जी मैंने उसमें लिखी है। और जो जी संघ के समर्थक यदि किताब लिखते तो उसकी जो आलोचनाएं हैं, उसकी जो मुश्किलें हैं, उसके जो सवाल हैं, उन सबको जी भी मैंने इसमें शामिल किया है। जी इसका नतीजा ये हुआ कि अब संघ के लोग भी मेरे से थोड़े से नाराज, और जो आलोचक है वो तो बहुत ज्यादा नाराज है। वो समझ रहे हैं कि कोई मैं संघ का ही वो अंधभक्त हूँ या समर्थक हूँ या उस तरह का हूँ, और संघ के जो लोग हैं वो और समझते हैं कि अंधभक्ति जैसी यह कोई पंक्ति तो इस पूरे किताब में मुझे दिखाई दी नहीं नहीं है, आपकी। बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो हमने ईमानदारी की कोशिश की, लेकिन सब लोग इस तरह से समझते हैं। वो तो किताब ही संघ के नाम से लगता है उनको कि ये कोई आरएसएस के कार्यकर्ता ने या स्वयंसेवक ने लिखी होगी। हालांकि उसमें मैंने भूमिका में भी स्पष्ट किया कि मैं तो संघ का स्वयंसेवक भी नहीं रहा कभी, और संघ की शाखा में भी नहीं गया। इसलिए मैंने इसको बाहर से झांकने और खिड़की में से देखने की कोशिश की। वो ठीक बात है, वो कहने वाले तो कहते ही हैं संघ की तरफ अगर आप देख भी लेंगे तो आप संघी होंगे। और बड़े लंबे समय से भारतीय जो हमारी परंपरा है 60-70 के बाद से, अगर आपने कोई वैकल्पिक बौद्धिक रास्ता अख्तियार किया है तो फटाक से आप पर वो फास्ट टैग की तरह टैग लगता है कि ये तो संघी है। नहीं, अगर आप उसमें एक कभी फर्क है सर, उसमें एक फर्क है कि जी यदि आप, मतलब मैं इसको माफ कीजिएगा, कि लेफ्ट की विचारधारा के साथ जुड़कर यदि कुछ अपने आप को जताते हैं तो आप इंटेलेक्ट हो जाते हैं हिंदुस्तान में। हाँ, वो तो है यदि ही। लेफ्ट से अलग विचारधारा से कुछ, लेफ्ट से अलग, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि संघ की अलग होंगे, तो फिर आप ब्रांडेड होते हैं। नहीं, मैं तो तो मैं सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं इतना हूँ। कह रहा हूं कि सर, तस्लीमा नसरीन की का अगर आप समर्थन कर देंगे तो हो सकता है आप संघी घोषित कर दिए जाएं। जी और सिर्फ वो इसीलिए मैंने कहा कि लेफ्ट से अलग। तस्लीमा के लेखन का नहीं, उसको भारत से निकालने या उस पर हमला करने वालों की भी अगर आपने आलोचना कर दी या निंदा कर दी तो आप हो सकता कब है भी संघी करार दिए जाएं। और आपने तो ये पूरी पुस्तक 450 पन्ने की लिख दी है, संगम शरणम गच्छामि। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप संघ की ओर जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
ऐसा भी नहीं है। मेरी इच्छा केवल यही थी, कोशिश भी यही थी कि एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर जो लोग संघ को जानना चाहते हों जी वो करें। बल्कि इसमें एक घटना का जिक्र किया कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी से भी मैंने चर्चा की, तो उन्होंने पूछा क्यों किताब लिख रहे हैं। तो मैंने कहा जो संघ के बारे में जानना चाहते हैं, और उसमें संघ से जुड़े हुए भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि स्वयं सेवक के स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो बहुत बिल्कुल। कम जानकारी संघ के बारे में रखता है। तो कम से कम उनको भी उसके इतिहास के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में, और उसकी जो पूरी संघर्ष गाथा है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर इतने सारे सवाल होते हैं, इसमें पूरा एक चैप्टर स्वतंत्रता संग्राम और संघ को लेकर दिया गया है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग 2-2 बार जेल गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, और वो भी सरसंघ चालक का पद छोड़कर भी वो जेल में गए हैं। या इमरजेंसी का पूरा चैप्टर है कि इमरजेंसी को किस तरह से अंडरग्राउंड रह के संघ के कार्यकर्ताओं ने चलाया है पूरे उस मूवमेंट को, या जनता पार्टी बनाने में बाला साहब देवरस की क्या भूमिका रही है, तो बिल्कुल है ना। या गांधी की हत्या को लेकर जो सवाल है उस पर भी कोशिश किया कि उसको एक ठीक तरीके से पर्सपेक्टिव में रखा जाए। विजय जी, एक परसेप्शन ये है कि संघ के जो पदाधिकारी होते हैं वो बातचीत कम करते हैं थोड़ा। आपको कितनी मुश्किल या कितनी दिक्कत या कितनी कठिनाई परेशानी हुई या नहीं हुई? आपको चूंकि 30 साल का आपका अनुभव है उनके साथ काम करने का, तो एक्सेस मिलता चला गया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप भी जानते हैं कि संघ के पदाधिकारियों से आप मिल सकते होंगे यदि आपका परिचय है तो, लेकिन उनसे बात करना मुश्किल काम है, और उसमें भी संघ पर बात करना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। उससे भी ज्यादा संघ पर किताब लिखने के लिए उनसे बात करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो मुलाकात का फायदा मुझे केवल 30 साल का फायदा ये हुआ कि ज्यादातर लोग जानते थे, इसलिए एक मुलाकात हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी पदाधिकारी से बात की है वो कम से कम 4-5 दौर की बातचीत के बिना उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्हें विश्वास में लेना, और वो ये सोचे, वो ये चिंता नहीं करते। एक अच्छी बात है संघ के पदाधिकारियों की, वो आलोचना की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन वो लगता है कि उनकी बात को आप ठीक से रखेंगे कि नहीं रखेंगे। हमने कहा कि आपकी जो बात है उसको वैसे के वैसे रखेंगे, क्योंकि मेरा अपना उसको लेकर कोई वो नहीं है, बायस नहीं है, तो आपकी बात को रखा जाएगा। तो इसलिए सब लोगों का धन्यवाद भी मैं करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मुलाकात की, लेकिन एक मुश्किल काम था। यदि किसी और संगठन पर लिखता तो मैं कुछ 3.5 साल करीब करीब इसकी बातचीत में लगे, वो शायद मैं 1 साल में पूरा कर लेता। नहीं, लेकिन बातचीत के आधार पर सिर्फ आपकी किताब नहीं है ये। मैं जैसे आपने कांग्रेस पार्टी के और इमरजेंसी के दौर की जो दस्तावेज जमा किए हैं, जैसे 245 नंबर पृष्ठ पर आपने जिसकी चर्चा की है, देवकांत बरुआ और इंदिरा गांधी वाला, ये सब करने में भी तो समय लगा होगा। इतने सारे वो तो काफी समय लगा। जी जी जी, थोड़ा पाठकों को ना अपनी लेखन प्रविधि के बारे में बताइए ताकि थोड़ी रुचि इस किताब के। जी, मतलब जितनी तरह की लाइब्रेरीज हैं, जो हमारे यहाँ की 3 मूर्ति की लाइब्रेरी है, या संग्रहालय हमारा पुरातत्व संग्रहालय है, या संघ का जो नागपुर का मुख्यालय है, दिल्ली में जो कार्यालय है, इसके अलावा 5 जन ऑर्गेनाइजर्स के जो अखबार हैं, स्वदेश का अखबार है, तरुण भारत का अखबार है, और ऐसे लोग जो 70 साल 60 साल तक 60 साल संघ में काम किया, उन सबके साथ साथ और जो दूसरे संगठन है, क्योंकि इसमें कोशिश की कि संघ के साथ साथ हिंदुस्तान की राजनीति पर भी चर्चा, जैसे देवकांत बरुआ का भी आपने जिक्र किया है। और यदि आप देखें तो इमरजेंसी की जो घटना का पूरा जिक्र है, यदि उसमें इंदिरा गांधी के फैसले का जिक्र है, तो वो पूरा डिटेल में उस तरह की बातचीत उसमें मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो रिसर्च में तो बहुत समय लगा ही है, मतलब दिन और रात, जिसे आप कहते हैं रात काली करना, वो काम उसको किया है, और निकालने की कोशिश की है दस्तावेजों को, क्योंकि कोशिश यही थी कि ईमानदारी से सब बातों को रखा जा सके। संघ के कुछ एक घटना का जिक्र इसमें है, जहां जो डॉक्टर हेडगेवार के बाद दूसरे सर संघचालक बनना था डॉक्टर माधव गोलवलकर को, गुरुजी को, और उसमें गोलवलकर को उनको तय हो गया है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब श्रद्धांजलि सभा में, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है। तो उसको जानकारी मिलने के बाद बहुत सारे लोगों से क्रॉस चेक करना भी बहुत जरूरी था। जी, इसमें पुस्तक में ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्योंकि जानकारी आपको मिल रही है, रिसर्च मिल रही है, लेकिन उसको क्रॉस चेक किए बिना रखना मुश्किल काम है। तो मैंने काफी कोशिश की है कि उसे क्रॉस चेक किया जाए और उसे ईमानदारी से रखा जाए। जो आपने पहले सवाल किया ना, ईमानदारी, ये तो वैसे पाठकों को तय करना है, लेकिन अपनी तरफ से यह हुआ कि मान लीजिए आनंद जी से मेरी बात हुई है, तो आनंद जी ने जो बात कही उसे कोई और दूसरे सज्जन भी वेरीफाई कर रहे हैं,
तब उस बात को वैसे के वैसे रखा जाए, खासतौर से तथ्यों पर, विचार पर नहीं। विचार तो आपने रखा है वो ठीक है, लेकिन फैक्ट्स को लेकर उस पर बड़ी कोशिश, खासतौर से जो गोलवलकर जी का और हेडगेवार जी का वक्त है, या जो बाला साहब देवरस के नाराज होकर संघ से जाने के जो 7 साल है, उस घटना का जिक्र और उस दौरान उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उस सब घटनाओं का जिक्र जो है वो आपको एक नए रास्ते खोलता है संघ को समझने जानने के लिए। विजय जी, आपकी इस किताब में बहुत जगह अपने प्राथमिक स्रोत से जानकारी दी है और लोगों को उद्धृत किया है, राम बहादुर राय से लेके तमाम, देवधर जी से लेके तमाम तरह के, मनमोहन वैद्य जी से लेके सब लोगों को, देवेंद्र जी जैसे लोग हैं जो अब नहीं रहे, लेकिन देवेंद्र स्वरूप जी को भी बहुत एक्सटेंसिवली आपने कोट किया। तो कई जगह गजट नोटिफिकेशन को कोट किया जो आपने प्राथमिक स्रोत लिया है उसमें, लेकिन कई जगह मुझे लगता है कि कई जगह इंदिरा गांधी के मसले पर 2-3 जगह है शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अगर क्योंकि किताब 450 पेज की है, तो वहां पर आप बचते हुए नजर आते हैं थोड़ा। जैसे इमरजेंसी वाली घटना की अगर आप चर्चा करते हैं, जब बिशन टंडन आते हैं और देवधर होते हैं, सिद्धार्थ शंकर राय होते हैं, और उस बैठक का जब आप जिक्र करते हैं तो वहां आप स्रोत नहीं देते, कहते हैं एक वरिष्ठ नौकरशाह के मुताबिक। तो क्या उस नौकरशाह ने नाम देने से मना किया या इसका कोई और उद्देश्य जैसा नहीं है? उसका उद्देश्य यही है कि उन्होंने मना किया। आप जानते हैं पत्रकारिता में हम लोग ये कोशिश करते कि, क्योंकि मुझे किसी में परेशानी नहीं है कि भाई यदि वो चाहते, और बहुत सारे संघ के भी ऐसे लोग हैं जिसकी घटनाओं का जिक्र किया, उनका नाम उसमें नहीं दिया। तो केवल इंदिरा गांधी को लेकर ही नहीं है, और इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का जिक्र जरूरत से ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पुस्तक इंदिरा गांधी पर नहीं, संघ पर लिखी है, तो संघ और इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई घटनाओं को उसमें जिक्र किया गया। हालांकि सिद्धार्थ शंकर रे और वो जो 25 जून 1975 की शाम की जो घटना है वो बहुत शाम को, और 26 जून की सुबह वाली, 26 जून की सुबह की गुजराल साहब की और संजय गांधी की बातचीत, और वो सारा कुलदीप नायर साहब जैसे लोगों से भी बड़ी लंबी चर्चा मेरी बहुत समय तक होती। एक्चुअली ये किताब पूरे लंबा अनुभव का हिस्सा है, क्योंकि जब कुलदीप नायर साहब तो अब नहीं रहे, जब बात हो रही थी तो वो उस दौरान अलग स्तर पर अलग चीजों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन उन सबको भी उसमें इस्तेमाल किया गया। आपने इसमें जो तथाकथित कुछ लिबरल लोग हैं उनको भी कोट किया संघ के बारे में बात करते हुए। तो वो इसलिए क्योंकि वो क्या राय रखते हैं ये संघ को जानना भी जरूरी है। संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी जानना चाहिए कि जो आपने जिन्हें तथाकथित लिबरल लोग कहा, वो लोग क्या राय रखते हैं, क्योंकि परसेप्शन, आज की दुनिया में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये किताब ही इसलिए लिखी गई है क्योंकि संघ क्या है और परसेप्शन उसका बिल्कुल उलट चल रहा है। तो जो लिबरल लोग हैं सो कॉल, उनका परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत मीडिया में, सोशल मीडिया में हवा बनाने में, परसेप्शन बनाने में मदद करते हैं या नुकसान करते हैं, दोनों तरीके से। तो यदि आप उनको समझेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि दुश्मन से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आपको उसके हथियारों के बारे में पता हो। और वो सिद्धांत भी है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, जब लिबरल्स की बात हो रही है, संघ के लोगों ने आपकी इस पुस्तक को कैसे लिया, क्या प्रतिक्रिया मिली संघ के लोगों से आपको? संघ के अच्छी प्रतिक्रिया है इस दृष्टि से कि इतिहास की दृष्टि से उन्होंने कोई आपत्ति उस पर नहीं की है, तथ्यों को लेकर आपत्ति नहीं की है। बड़े पदाधिकारी ने एक ने मुझे कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनकी शायद आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उनको नहीं थी, इसका मतलब है कि उनको वो पसंद नहीं है, वो कुछ हिस्सा आलोचना का हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आवश्यकता अलग प्रश्न होता है सर, गलत है तो इस पर चर्चा कर सकते हैं, आवश्यकता तो लेखक का अधिकार में भी शामिल है। वो तो तय लेखक ही करेगा कि उसकी पुस्तक में क्या अवयव होने चाहिए और क्या। हाँ, लेकिन यदि गलत लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। बल्कि मैंने किताब के बहुत सारे फैक्ट्स को संघ के जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनको मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पर भी दिया कि आप इसको एक बार देख लीजिए। चेंज न उन्होंने कोई चेंज करने के लिए मुझे कहा, न मैंने कोई चेंज किया, लेकिन उनको दिया क्योंकि मेरी इच्छा थी भाई कोई फैक्ट्स में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि पाठक के लिए कभी, क्योंकि फिर वो रिकॉर्ड में ही रहता है, फिर कोई कोट करता रहता है कि विजय त्रिवेदी ने किताब में लिखा था, और फिर हमारे यहाँ वो गलत ही चीज चलती रहती है। हो सकता है अब भी कुछ गलती हो, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि अब भी 100% ठीक होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को जो
खासतौर से इतिहास का जो हिस्सा है, तथ्यों का जो हिस्सा है, वो उनको दिखाया कि आप इस पर देखकर बताइए मुझे कि कोई गलती है क्या। हाँ, नहीं गलती है तो, लेकिन जो लेखक को अच्छा लगता है, मुझे भी, मैं अपनी अनुभव से ये बताता हूँ कि अगर तथ्यों पे बात हो और तथ्यों में कोई कमी हो तो सामने लाए, तो मुझे लगता है कि जो लेखक अपनी धरती पर मजबूत होता है, उसको तथ्यों की गलतियां लेकर अगर कोई सामने आता है तो इज्जत बढ़ जाती है और उसे अच्छा बढ़ लगता है। जाती ये है जी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो विजय जी की ये किताब संघम शरणम गच्छामि पे चर्चा हो रही है, जिसे एका वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है, और पिछले काफी दिनों से ये पुस्तक काफी चर्चा में है, और मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। विजय जी, एक एक और, मतलब ये इंटरव्यू आपको थोड़ा अलग हटके इसलिए लगेगा कि किताब के, मैं ना रोज शास्त्रीय तरीके से कर नहीं पाता हूँ कि ये प्रसंग नहीं क्यों नहीं लिखा और ये प्रसंग क्यों नहीं नहीं, लिखा, वो अच्छी। क्योंकि दैनिक जागरण वार्तालाप में हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पाठक हैं या जो हमारे दर्शक हैं, उनकी उत्सुकता इस किताब में जगे और वो पुस्तक की दुकान तक जाएं। और अभी तो कोरोना के समय में दुकानें कुछ बंद हैं, ऑनलाइन ले, ऑनलाइन है। सुरक्षित रहें, पुस्तक खरीदने के लिए अपने, मतलब जान को संकट में न डालें। लेकिन ऑनलाइन पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन पर आपको छूट भी मिलेगी, तरह तरह के ऑफर भी मिलेंगे, तो ऑफर्स आप पे वहां मिलते से हैं। खरीद सकते हैं। और ये एक बात कहा जाता है कि नितिन गडकरी जी संघ के बहुत करीब हैं और संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वो सरकार में शामिल है। क्या आपने भी इसी परसेप्शन के आधार पर नितिन गडकरी को अपनी पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए चुना, या कोई और वजह है? नहीं, संघ एक तो नागपुर से प्रतिनिधि हैं वो, पहली बात। जी दूसरा, संघ में उनका पूरा जीवन जो है ना, गडकरी जी को मैं जानता हूँ बहुत लंबे समय से। वो स्वयं सेवक, मतलब सरकार में शामिल होने की बात नहीं है, स्वयं सेवक के तौर पर भी वो लंबे समय से, उनकी माता जी भी जो है संघ परिवार से जुड़ी रही हैं, तो संघ को समझने जानने वाले लोग हैं। दूसरा, वो गडकरी जी की अच्छी बात है कि वो भी आलोचनाओं को जो है एक पॉजिटिव वे से लेते हैं। इसलिए मेरी कोशिश थी कि उनको इसकी प्रस्तावना के लिए कहा जाए। फिर उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी, उनके किसी सहयोगी ने ये पुस्तक पढ़ी, उसने कहा कि ये किताब जो है बहुत अच्छी लिखी गई है, लेकिन यदि आप इसका फॉरवर्ड लिखेंगे तो हो सकता है आप आलोचनाओं के घेरे में आ जाए। तो गडकरी जी ने कहा कि भाई मैंने विजय त्रिवेदी से बात की है और वो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा तो पढ़कर लिखूंगा। तो फिर उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ी और उसके बाद उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों पर मेरी सहमति नहीं है। तो मैंने कहा कि आप उसको वैसे के वैसे लिखिए, ठीक है, अपनी फॉरवर्ड में। इसमें जरूरी नहीं है, इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको ठीक लगता है वो लिखिए। और जब उन्होंने, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उनके ऑफिस ने नागपुर से हार्ड कॉपी मुझे भेजी, मतलब पेपर पर जो उनका लेटर हेड होता है उस पर। तो हमने कहा नहीं सर, इसको आप लेटर हेड पे हार्ड कॉपी मत भेजिए, मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, ताकि उसमें यदि कुछ मात्राओं की भी गलती है, क्योंकि मराठी लोग तो थोड़ी सी हिंदी से अलग मात्राएं लिखते हैं, तो भी मैं उसको, उन्होंने कहा कि यदि सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा तो उसकी मात्राएं ठीक कर। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि गडकरी जी ने ये लिखा था और आपने उसको बदल दिया। ठीक है, तो हमने उनकी प्रस्तावना की जस की तस सॉफ्ट कॉपी को वर्बेटम लिखा है। जस की तस धर दीनी रे चदरिया कर दिया आपने जी। नहीं, और प्रकाशक से भी, मीनाक्षी जी से भी बात हुई, तो मैंने कहा कि हमारी असहमतियों को भी जब और लोग स्वीकार करते हैं तो दूसरों की असहमतियों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोकतांत्रिकता इस किताब में दिखाई देती है, ये मैं कह सकता हूँ कि। अच्छा, एक चीज और इस पुस्तक ने, एक पंक्ति ने जो मेरा ध्यान खींचा, उसमें एक जगह आपने लिखा है कि हिंदुत्व में राष्ट्रवाद की मेल ने संघ को शीर्ष पर पहुंचाया। जी। तो ये क्या आप हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को अलग अलग करके देख रहे हैं इस पुस्तक में? राष्ट्रवाद को अभी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके तौर पर मैं देखता हूँ। संघ का राष्ट्रवाद तो ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो राष्ट्रवाद है, संघ का एक चीज समझी, जो मुझे समझ आई इतने दिनों में संघ को समझने में, कि संघ का फंडा बहुत क्लियर है जी। वो हिंदुत्व को लेकर भी, वो राष्ट्रवाद को भी लेकर। और जब जब भ्रम होता है किसी को, तो वो मुझे लगता है हमें खुद को होता है जी।
समझे, जो मतलब समझने वाला है उसके भ्रम की ज्यादा वो दिक्कत होती है संघ की, क्योंकि संघ का जो हिंदुत्व, इसलिए बार बार ये कहना कि वो इस पर बदल गया, इस पर बदल गया, ऐसा नहीं है। तो संघ का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तो उनका जो एजेंडा हमेशा रहा है वो रहा, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा में राष्ट्रवाद को प्रमुखता मिली और हिंदुत्व के मेल को दोनों को मिलाकर, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर बहुत सारी बहस हुई है, संघ के भीतर भी बहस हुई है, संघ को में भी बात इस पर हुई है, सावरकर से लेकर हेडगेवार से लेकर इस किताब में वो उस बहस की एक अंतर रेखा दिखाई देती है, अंतर रेखा दिखाई देती है। तो वो दोनों मिलकर जो है एक शीर्ष पर पहुंचाने में, ताकतवर बनाने में समझिए कि काम आया, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो अभी हमारे यहाँ लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आता है। हिंदुत्व समझना तो अब भी मुश्किल काम है। हिंदुत्व तो ज्यादातर लोग, आरएसएस जिस हिंदुत्व की बात करता है, जिस बात कर रहा है, वो हिंदुत्व और भारतीयता को एक सिनोनिम के तौर पर मुझे लगता है कि अगर बहुत थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो, जब सर संचालक साहब ने ये कहा 2018 की सितंबर की व्याख्यानमाला में दिल्ली में कि भाई हम, जैसे विज्ञान भवन वाले में उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जैसे अमेरिकन को अमेरिका में अमेरिकन कहते हैं, जर्मनी में जर्मन कहते हैं, तो वैसे हम हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते हैं, लेकिन यदि आपको उसमें परेशानी है तो आप भारतीय कहेंगे तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, परेशानी हमारी यह है कि इंक्लूसिवनेस, क्योंकि हम मन से इंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल, व्यक्ति के तौर पे हम इंक्लूसिव सोच समझ के नहीं है, तो पूरे एक कॉन्सेप्ट को, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को इंक्लूसिव तरीके से समझना हम लोगों को हजम नहीं होता। दरअसल परेशानी ये है, और ये जो आपने है ना संघ को हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया है। संघ बार बार कहता है संघ का कोई ब्रांड थोड़ी है, प्रोडक्ट थोड़ी है हिंदुत्व। बिल्कुल, हिंदुत्व उनका हिस्सा है सोच समझ का। हम समझते हैं कि हिंदुत्व संघ का, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब अभी आप जब कोरोना में चल रहे हैं तब बहुत सारे लोग जो है अपने योगा की फोटो चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, और अब तो फिर पूजा की भी फोटो छाप रहे हैं। आपकी जनेऊ का मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं आजकल जनेऊ भी कुर्ते के ऊपर सब लोगों की देख रहा हूँ। तो वो सब जब हिंदू हो रहे हैं। अच्छा, संघ की मैंने एक घटना का जिक्र शायद इसमें किताब में किया है कि वाजपेयी जी जब संघ में शामिल हुए तो उससे पहले वो जनेऊ पहनते थे, लेकिन जब वो संघ में जाने लगे तो उन्होंने जनेऊ उतार दी। उन्होंने कहा क्योंकि वहां पे जनेऊ पहनते ही नहीं है, क्योंकि वहां ये फर्क ही नहीं है ब्राह्मण का और गैर ब्राह्मण का और अनुसूचित जाति का या पिछड़ी जाति का, तो उन्होंने जनेऊ उतार दिए। लेकिन हम बहस कर रहे हैं जनेऊ पहनकर संघ से। नहीं, ये मैं इसलिए पाठकों से कहता हूं कि तमाम तरह की भ्रांतियां जो संघ को लेके है, जी भ्रांतियां, उनमें से कई भ्रांतियों को मिथ में इसलिए नहीं कहता हूं कि मिथ बड़ा एक ऐसा शब्द कौशाम्बी ने जोड़ दिया है भारत के साथ कि हम अपने पौराणिक चरित्रों को भी मिथिकल कैरेक्टर्स की तरह से मिथ कर देते हैं उसको। इसलिए मैं विजय जी की इस किताब को जब हाथ में लेता हूं, और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि मुझे कई बार जब मैं संघ पे लिखता हूं और कई बार जब मुझे थोड़ी सी मैं फंसता हूं कहीं, तो मैं कोशिश करता हूं कि विजय जी की किताब को रेफर करूं, और इसमें बहुत ज्यादातर बार मुझे इस बार यहाँ से एक रास्ता मिलता है और एक समझ विकसित होती है। मुझे भी ये किताब बहुत अच्छी लगी, संगम शरणम गच्छामि, आरएसएस के सफर का ईमानदार दस्तावेज। आप सबसे अनुरोध है कि इस किताब को पढ़िए, क्योंकि मैं इस महामारी के समय में, इस संकट के समय में मुझे लगता है कि किताबों से बढ़िया दोस्त हमारा कोई हो नहीं सकता। किताब आपको न सिर्फ अवसाद से निकालता है, बल्कि आपकी सोच मैं तो अगर थोड़ा और आगे जाके करूं तो आपका इम्यून सिस्टम और बढ़ा देता है, क्योंकि जब आप आनंदित होते हैं, जब आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आपका हौसला बढ़ा होता है, आपका मन बढ़ा होता है, तो इम्यूनिटी तो अपने आप आ जाती है। इसलिए टीका भी लगवाइए, मास्क भी लगाइए, हिफाजत भी रखिए और किताबें भी पढ़िए। विजय जी, दैनिक जागरण वार्तालाप के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपकी अच्छी किताबें आएंगी और दैनिक जागरण वार्तालाप के इस मंच पर आपसे बातचीत होती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आनंद जी, दैनिक जागरण का प्लेटफॉर्म का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया, और इम्यूनिटी के लिए और आनंदित होने के लिए। फिर मैं कहूंगा किताब पर आपने भले ही मेरी चर्चा की हो, लेकिन अमेठी संग्राम से इम्यूनिटी और आनंद दोनों मिला, उसके लिए बहुत मुबारक। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।